स्टूडेंट रेजोनेंस के ऊपर हम बात कर रहे थे, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने रेजोनेंस डिस्कस किया था कि रेजोनेंस क्या है, फिर हमने रेजोनेंस को ऐसा क्यों होता है, यानी ये इसकी क्या रीजन है, उसको हमने स्टडी किया। ठीक है, उसके बाद अभी हम थोड़ी इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। यानी अगर आप देखें तो अक्सर आपने ये देखा कि एक बच्चा अगर एक स्विंग यानी जो झूला होता है उस पर अगर झूला झूल रहा है, तो आप देखते हैं कि जब आप इस झूले पे बैठा हुआ है और इस तरह से वो झूला झूले जो कि आपने हल्का सा इसको पुश किया तो इसने अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करना शुरू कर दिया। जब आप इस जैसे ये अगर आप चाहते हैं कि इसको बड़ा झूला, जैसे बच्चा कहता है जी मुझे बड़ा झूला दिया जाए, आप बड़ा झूला झूलने के लिए आप देखते हैं कि जैसे पॉइंट ए पे आएगा, आप यहां से उस पर फोर्स अप्लाई करें तो अब ये ओ से होता हुआ बी के बजाय बी से भी आगे बी प्राइम तक जाएगा। उसकी क्या रीजन थी कि जब आपने जो इसके अंदर नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, इसकी जो नेचुरल ऑसिलेशंस थी, उस पे आपने फोर्स्ड ऑसिलेशन यानी जो आपने फोर्स पे लगाई, जो कि फोर्स की वजह से ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगे, उनको फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। वो फोर्स ऑसिलेशन ओवरलैप करेगी तो रिजल्टेंट इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। अब ये यहाँ पे आएगा, उसी तरह वापस भी ये यहां तक जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये भी एक ड्यू टू रेजोनेंस है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, यानी वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ बॉडी वाइब्रेट करना शुरू करती है। इसी तरह से अगर आप देखें तो ब्रिजेस के ऊपर अक्सर ये बोर्ड लगा होता है जी कि अगर फौज जो है, एक आर्मी जो है वो ब्रिज के ऊपर मूव कर रही है और वो परेड करते हुए मूव कर रही है, तो उसको ये हुक्म दिया जाता है कि आप परेड तोड़ दें, डिसिप्लिन जो पांव रखने का और उठाने का है वो तोड़ दें। उसकी क्या रीजन होती है, क्योंकि जब एक अकेला फौजी एक ब्रिज के ऊपर ऐसे जोर से पाँव नीचे ब्रिज के ऊपर मारेगा, ठीक है, अपना फुट मारेगा, तो उससे ब्रिज वाइब्रेट करेगा, उसका अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ये वाइब्रेट करेगा। लेकिन जब बहुत ज्यादा फौजी जो है ये इसने नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करना शुरू कर, लेकिन जब बहुत ज्यादा फौजी इकट्ठे इसके ऊपर अपने फुट को नीचे मारेंगे तो उसके साथ नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ फोर्स्ड जो होंगी ऑसिलेशंस वो भी प्रोड्यूस होंगी, जो कि इसके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, यानी ब्रिज के जो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है उसको बढ़ा के बहुत ज्यादा कर देंगे, जिससे आपका ब्रिज जो है वो टूट जाएगा। इसलिए इस चीज को मना किया जाता है कि जब आप ब्रिज के ऊपर मूव कर रहे हो तो आप वहां पे अपनी परेड को बरकरार रखें। इसी का एक और मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। जैसे अगर आप देखते हैं कि अगर आप नॉर्मल अपनी जो वॉक करते हैं, यानी अगर आप चल रहे हैं तो आप जो है बहुत बहुत देर बाद जाके थकते हैं। यानी अगर एक पर्सन है वो नॉर्मली आपने जो हरकत कर रहा है तो उस जो मूव कर रहा है फुट आपने फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर रहा है, तो आप देखेंगे कि लेट्स सपोज डायरेक्शन मूव कर रहा है तो ये बहुत देर के बाद जाके थकेगा। या अगर नॉर्मल रूटीन में मूव कर रहा है तो थकावट का एहसास आपको नहीं होता। उसकी रीजन क्या है कि जो आपके टांगों के चलने की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी टांगों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है, इसलिए कोई फोर्स्ड ऑसिलेशन आप इसमें प्रोड्यूस नहीं करें, बिकॉज फोर्स्ड ऑसिलेशन फोर्स लगाने से प्रोड्यूस होती हैं। अब चूंकि आप अपनी नेचुरल टांगों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव कर रहे हैं तो आपको फोर्स नहीं लगानी पड़ रही, या बहुत कम फोर्स लगानी पड़ रही है, वो जो आप ग्रेविटी के ऑपोजिट फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से आप बहुत देर बाद जाके थकते हैं। लेकिन अगर आप भागेंगे तो आप देखेंगे आप थोड़ी देर के बाद थक जाएंगे, चूंकि भागते वक्त आप अपनी जो टांगों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे ज्यादा तेजी के साथ आप या ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ आप वाइब्रेट कर आप अपनी टांगों को लेके जा रहे होते हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से आपको फोर्स लगानी पड़ती है। यानी उस वजह से जो आपकी ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी वो फोर्स ऑसिलेशन होंगी, और फोर्स ऑसिलेशन फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स लगाने से होती है, जिसकी वजह से आप जो है फौरन थक जाते हैं। ठीक है, आप इसी तरह से एक और मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ, जिसके अंदर अगर आप देखें तो आप गाड़ी चला रहे हैं या अगर आप बाइक पे बैठे हैं तो आप देखते हैं कि बाइक अगर आप एक हाई स्पीड के साथ, लेट सपोज ये नॉर्मली मैंने खुद जो जो फिनोमेना ऑब्जर्व किया है, ठीक है, फर्ज करें ये आपके पास एक बाइक है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी आप इसको रन कर रहे हैं, आप इसको चला रहे हैं, ठीक है, तो इसको राइड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि बाइक जो है वो अगर अब 50 किलोमीटर पर आवर के साथ अगर आप इसको मूव कराएंगे तो अमूमन क्या होता है कि जो इंजन की वाइब्रेशन है वो आपकी इस जो मोटर बाइक उसकी वाइब्रेशन के साथ मैच कर जाती है और आपको ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यानी ऐसे लगता है जैसे पूरा बाइक आपका जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होती है। वो इसकी रीजन भी यही होती है कि जो इंजन की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी इस पूरे मोटरसाइकिल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर देती है, और रिजल्टेंट वाइब्रेशन जो है ज्यादा जो है वो शोर आना या ज्यादा जो है आपको वाइब्रेशंस की वजह से ज्यादा आवाज आनी शुरू हो जाती है। अब ये भी दिस इज ऑल्सो ड्यू टू रेजोनेंस। अब एक और फिनोमेना जो कि एक हैरत अंगेज एक जो है हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, जिसको मैं आपके सामने जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन भी करता हूँ, कि अक्सर ये देखा गया कि आप जो है
लेट सपोज अगर आपके पास एक गिलास है, ठीक है, यानी अगर आप मैं यहाँ पे एक गिलास रखता हूँ तो इसको आपने हल्का सा टैप किया, ठीक है, हल्का सा आपने इसको टैप किया यानी हिट किया। अब आप देखेंगे शीशे का गिलास है ये, इसको आपने हल्का सा टैप किया तो इसने अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर दिया, यानी आप देखेंगे इस तरह से आपको साउंड जो है वो उसमें से सुनाई देगी। अब आप क्या करें कि आप इसके बिल्कुल करीब, इसके बिल्कुल करीब आप एक स्पीकर रखते, ठीक है, जिससे आप साउंड प्रोड्यूस करा सकते हैं। अब जब आपने इसको हिट किया, ठीक है, चलें जी स्पीकर हम थोड़ा सा प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं। फर्ज करिए हमारे पास स्पीकर्स हैं। अब आपने जब इसको ग्लास को हिट किया तो उसने जब ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करा तो उसी उसी वक्त उसी लम्हे आप जो आपके पास स्पीकर्स हैं उसमें से भी ऐसी साउंड प्रोड्यूस कराएं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इस ग्लास की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। जिससे क्या होगा कि इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी है वो आपस में मैच जो है वो इंटीग्रेट हो जाएंगी, यानी एड अप हो जाएंगी, जमा हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो रिजल्टेंट ग्लास के वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा हो जाएगा और फाइनली आप देखेंगे ग्लास जो है वो टूट जाएगा, यानी ग्लास जो है वो टूट जाएगा। इसी तरह से आप बल्कि आप अगर अपनी साउंड को खुद से भी प्रोड्यूस करें, यानी पहले आपने गिलास को रखा, ठीक है, और आपने ग्लास को लेट सपोज आपने हाथ में होल्ड किया हुआ है, ठीक है, हाथ में पकड़ा हुआ है, आप पहले हल्की सी साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे गिलास हल्का सा वाइब्रेट करेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता आप जो है इस तरह से अपनी आवाज को बढ़ाएं कि जो जो इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस, कि आप इस तरह से प्रोड्यूस कराएं कि जब आप कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है उस वक्त आपकी साउंड भी उस टाइम कंप्रेशन ही प्रोड्यूस कराए, जिसकी वजह से रिजल्टेंट इस गिलास का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा और आपकी एक सिंगल साउंड से जो कि पहले लाइट थी और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से बढ़ी कि कंप्रेशन के ऊपर आई और एयर फैक्शन के ऊपर आई। जो इसको अगर मैं यानी इस तरह से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, कंप्रेशन आपके पास, इसको हम यहाँ से रब कर लेते हैं, ठीक है, कंप्रेशन हमारे पास कंप्रेशन के ऊपर आई और रेयर फैक्शन के ऊपर आई और फाइनली आपका गिलास हो, यानी इस तरह से, यानी ये फर्ज करें ये कंप्रेशन थी पहले ग्लास पे और ये रेयर फैक्शन थी, फिर आपके पास ये कंप्रेशन, यानी आपको पता है कि मॉलिक्यूल जहाँ पे आप साउंड की वजह से स्ट्रेस हो जाते हैं वो कंप्रेशन कहलाती है, जहाँ पे वो रिलीज होती है यानी एक दूसरे से अपार्ट होते हैं, फासले पे होते हैं, वो रेयर फैक्शन होती है। तो कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, ठीक है। अब आपने साउंड इस तरह से प्रोड्यूस कराई कि आपकी साउंड प्रोड्यूस करने से भी, यानी आपने साउंड इस तरह से बढ़ाई कि जो आप एडिशनल साउंड इस पे प्रोड्यूस करा रहे हैं उसमें भी फर्स्ट टाइम कंप्रेशन पे कंप्रेशन ही प्रोड्यूस कराई, जिसकी वजह से कंप्रेशन का जो एरिया था यानी वाइब्रेटिंग एरिया था जो बढ़ गया, ठीक है, और आपका ग्लास इस तरह से भी टूट गया। तो ये कुछ एप्लीकेशन थी रेजोनेंस की जो हमने भी डिस्कस की।